वेलकम साइंस सिंप्लीफाइड बाय राघवेंद्र मिश्रा। सभी का हमारे चैनल पे मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जिसमें कि जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का ये थर्ड पार्ट है। तो जिसमें जो है इसमें हम बताना चाह रहे हैं कि विभिन्न लिविंग वर्ल्ड में जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। प्राणियों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो 10th क्लास के सिलेबस में जो है पूरे लिविंग वर्ल्ड के बारे में बताया जाना है। तो सबसे पहले इसमें हम हाइड्रा होता है, नॉन कार्डेट्स होता है, वो भी लिविंग बीइंग्स का एक हिस्सा है। तो इसमें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो इसके लिए इसमें जो है विभिन्न प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं से बना सिस्टम होता है, जो कि तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो बहुकोशिक प्राणी ये है। हाइड्रा जो है मल्टी सेलुलर है और स्पंजों के अतिरिक्त उनमें क्रियाकलापों के समन्वयन और उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दिखाने के लिए तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं का बना तंत्र होता है जो नर्वस सिस्टम कहलाता है। जबकि सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स में समन्वय केवल तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। जैसे हाइड्रा एक सरल सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स है, जिसका तंत्रिका तंत्र संपूर्ण शरीर में फैली हुई सेल्स जो होती है नर्व सेल होती हैं, जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और एक जाल के रूप में बनी रहती हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कशेरुकी जो ह्यूमंस होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो कार्डेट बोन्स होती है और ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होता है। इसमें नियंत्रण और समन्वयन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो होता है नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हार्मोनल सिस्टम कहलाता है। तो दोनों मिल करके जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड वे में पूरे बॉडी के सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं और चलाते रहते हैं। तो इसको समझने से पहले जो है हमको नियंत्रण और समन्वयन का वर्णन करने से पहले हमको ज्ञानेंद्रियों के बारे में, सेंस ऑर्गन्स के बारे में जानना आवश्यक है। ग्राहियों जो रिसेप्टर्स कहलाते हैं, और संवेदन ग्राहियों जिसे इफेक्टर्स कहलाते हैं। तो तीन चीज़ के बारे में हमको जानना आवश्यक है। पहला जो है सेंस ऑर्गन्स, जिसे ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, और ग्राहियों जो ग्रहण करते हैं इम्पल्स को, इसे रिसेप्टर्स कहते हैं। और इसमें जो है संवेदना ग्राहियों को इफेक्टर्स के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। इसके बारे में कुछ जानना आवश्यक है। तो सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताना चाह रहे हैं। हमारे शरीर में ह्यूमन के केस में 5 तरह के ज्ञानेंद्रियां या सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें आँख होता है, आइज कहलाता है, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और जिसके द्वारा हम अपने वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को इम्पल्स के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और ज्ञानेंद्रियों में जो सेंस ऑर्गन्स अभी हम बताए हैं, उसमें रिसेप्टर्स होते हैं। ग्राही ज्ञानेंद्रिय में एक कोशिका के एक समूह में होती है, जो विशेष प्रकार के वातावरण में होने वाले उद्दीपनों इम्पल्सों को जो है रिसीव करती है। जैसे प्रकाश, गर्मी, हीट, दाब इत्यादि के प्रति जो संवेदनशील होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की ज्ञानेंद्रियों में हम विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों का पहचान करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे हमारी आँखें जो होती हैं वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। इसमें जो है प्रकाशग्राही लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, और जो प्रकाश को पहचानते हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों को पहचानते हैं। और कानों में जो होते हैं विभिन्न प्रकार के ध्वनियों को, साउंड रिसेप्टर्स होते हैं जो ध्वनि को पहचान सकते हैं। और नाक में जो होते हैं स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के गंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी तरह से टंग जो होता है, जीभ जो होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो है टेस्ट रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जितने भी हम चीज़ खाते पीते हैं उनके स्वाद को रिसीव करते हैं। और इसके बाद है त्वचा, स्किन बोलते हैं, जो स्पर्श टच के लिए जो है रिसीव करता है। विभिन्न नामों से टच के बारे में संवेदनशील होता है। तो प्रेशर, गर्मी, सर्दी और पेन के भी इसमें रिसीव करने की कैपेसिटी होती है।
सामान्य प्रकार की ग्राहियों को हम विशिष्ट नाम से भी जानते हैं, जैसे प्रकाशग्राही को कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स, आईज होते हैं। ध्वनिग्राही फोनो रिसेप्टर्स बोलते हैं। इसी तरह से ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स जो होते हैं विभिन्न प्रकार के गंधों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये भी जानना आवश्यक है कि पूरे एनिमल किंगडम में जो होता है डॉग का ऑल्फैक्टो गंध के पहचानने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। तो इसी तरह से गर्मी सर्दी के बारे में और पेन के बारे में जो रिसेप्टर्स होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं त्वचा वगैरह में। स्वाद के लिए जीभ में जो है गैस्ट्रो रिसेप्टर्स पाई जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकाशग्राही फोटो रिसेप्टर्स प्रकाश की पहचान करते हैं जो हमारी आँखों में उपस्थित होते हैं। और ध्वनिग्राही जो फोनो रिसेप्टर्स होते हैं जो ध्वनि की पहचान करते हैं वे जो है हमारे कानों में पाए जाते हैं। इसी तरह से गंधग्राही जो होते हैं रिसेप्टर्स जो होते हैं नाक में पाए जाते हैं। गैस्ट्रो रिसेप्टर्स जो जीभ में पाए जाते हैं। और उष्मा या तापग्राही थर्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं गर्मी सर्दी की पहचान करते हैं, ये पाए जाते हैं स्किन में, त्वचा में उपस्थित होते हैं। तो ये जो है मिल करके इन्वायरमेंट में हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं उसके बारे में काफ़ी संवेदनशील होते हैं। और हमारे शरीर में जो होते हैं स्पाइनल कार्ड और ब्रेन को सूचनाओं को पहुंचाते हैं और इफेक्टर्स आर्गन को ये जो है एनालाइज करके आगे बढ़ाते हैं। तो कह सकते हैं कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को समझने से पहले जो हम बताए हैं सेंस आर्गन्स के बारे में, विभिन्न प्रकार के ग्राही अंग जो होते हैं रिसेप्टर्स के बारे में और इफेक्टर्स के बारे में बताए हैं। तो आगे हम कह सकते हैं कि जो वातावरण में जो परिवर्तन होता है और इसके प्रति हमारा शरीर जो सेंस आर्गन्स के माध्यम से तीनों जो है पार्ट्स जो भी बताएं उसके मिल करके काम करते हैं। तो उद्दीपन एक प्रकार की ऊर्जा है, जैसे प्रकाश, ध्वनि, उष्मा, गर्मी, यांत्रिक दाब इत्यादि, ये जो है उद्दीपन का काम करते हैं। ग्राहियों की कोशिकाओं में समूह होते हैं और उद्दीपन जो है उद्दीपक या उद्दीपन प्रदान की गई ऊर्जा के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। ग्राही पर जब उद्दीपक द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है तो रासायनिक प्रक्रिया आगे बढ़ती है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है नर्व इम्पल्स के रूप में आगे बढ़ता है और जो इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में परिवर्तित करती है। इसीलिए ज्ञानेंद्रियों में सभी ग्राही आसपास के वातावरण के उद्दीपनों को ये ग्रहण करते हैं और आगे सेंसरी न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाते हैं या तो ब्रेन्स तक पहुंचाते हैं। तो आगे चल के जो ब्रेन्स को भेजते हैं मोटर नर्व्स होती है जो तीन तरह की न्यूरॉन्स पहले बता चुके हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स या एसोसिएटेड न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो मोटर प्रेरक तंत्रिकाएं या मोटर नर्व्स के द्वारा सूचनाएं एक दूसरे से एकत्र होकर के मस्तिष्क या स्पाइनल कार्ड में जाती हैं और यहाँ से एसोसिएटेड न्यूरॉन से एनालाइज होकर के इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुँचती हैं। तो हम कह सकते हैं कि संवेदनग्राही इफेक्टर्स शरीर का एक अंग होता है जो तंत्रिका तंत्र या स्पाइनल कार्ड से भेजी गई सूचनाओं को उद्दीपन के अनुसार अनुक्रिया करके या प्रतिक्रिया करके आगे भेज सकता है। तो कह सकते हैं कि संवेदनग्राही मुख्यतः हमारे शरीर की मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं। संवेदना जो कोई रिसीव करते हैं इसमें मसल्स होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं। हमारी सभी पेशियां और अनेक प्रकार की ग्रंथियां प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा तंत्रिका तंत्र से भेजे गए विद्युत आवेगों के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। तो मानवों में जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नर्वस सिस्टम जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, दूसरा होता है अंतःस्रावी सिस्टम जिसे एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम कहते हैं। तो मनुष्य से लेकर के सभी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं शारीरिक क्रियाओं में तथा मनुष्यों में हमारी चिंतन प्रक्रियाओं तथा हमारे भावनात्मक व्यवहार के नियंत्रण और समन्वय के लिए जो है दोनों सिस्टम का मिल करके आपस में काम करते हैं। दोनों सिस्टम में जैसे तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, समन्वय के लिए दोनों तंत्रों
और तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र सुव्यवस्थित कंट्रोल कोऑर्डिनेटेड वे में एक साथ काम करते हैं और अनेक अंगों के बने होते हैं। हम अपने तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र को मतलब इसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बताएं कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो होता है लिविंग सिस्टम में कैसे होता है। तो लिविंग सिस्टम मतलब कि ह्यूमंस एनिमल किंगडम की बात हो रही है। इसमें प्रोटोजोआ से लेकर के पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और हेलमेंथीस, प्लेटीहेलमेंथीस, निमेटोहेलमेंथीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और हेमिकार्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा में सभी में जो एनिमल्स होते हैं। और इसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन विभिन्न प्रकार के ग्रेजुअली डेवलप करते हैं। यूनिसेलुलर्स जो होते हैं प्रोटोजोआ में एक ही सेल में जो होता है तमाम प्रकार के संवेदनाग्राहियों को रिसीव करते हैं। जबकि ह्यूमन के केस में देखा जाए तो इसमें जो है एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम आता है और अंतःस्रावी सिस्टम आता है। तो आगे है जो है मानव में तंत्रिका तंत्र के बारे में आगे बताएंगे। तो तंत्रिका तंत्र, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में नर्वस सिस्टम का कार्य हमारे शरीर के क्रियाकलापों का समन्वय होता है। जो भी हम चिंतन करते हैं और व्यवहार में लाते हैं इसके लिए कंट्रोल सिस्टम है। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के सभी दूसरे अंगों को एक साथ मिल के कार्य करने में सहायता करता है। नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के भीतर एक जो है व्यवस्थापक ऑर्गेनाइजर की तरह होता है। इसका कार्य हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण और समन्वय करना है और उचित समय पर अपना कार्य सुचारू ढंग से करते हुए ये एक साथ कार्य करते हैं। हमारा तंत्रिका तंत्र पेशियों में समन्वय स्थापित करता है जिससे हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिनमें सोचने समझने की आवश्यकता होती है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं और डांस कर रहे हैं। तो इसमें जो है ब्रेन इन्वॉल्व होता है, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तंत्रिका तंत्र ऐसी चीज़ों को कोऑर्डिनेटेड करता है जिससे जो है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं वो भी नर्वस सिस्टम काम करता है उसके लिए भी। जैसे हार्ट बीट, हृदय का स्पंदन हुआ, सांस लेना हुआ, ये सब भी नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड होता है, वॉलंटरी एक्शन या इनवॉलंटरी एक्शन। तो ह्यूमन के केस में तंत्र परिवेश वातावरण से सूचना को रिसीव करता है और उसे संसाधित करता है। संसाधित मतलब कि एनालाइज करता है और व्याख्या करता है, बाद में उसके अनुसार अनुक्रिया करता है। तंत्रिका तंत्र एक आंतरिक तंत्र है जो एक दूसरे से सूचना को वन नर्व सेल से अदर सेल में ट्रांसफ़र करता है। जैसे जो ही हम अपने मुंह में भोजन रखते हैं, भोजन एक जो है उद्दीपक है और तुरंत ही लार ग्रंथियों से लार निकलने लगता है और प्रेरित करता है कि भोजन हमारे शरीर में कैसे इनटेक करेंगे। तो ये तो हो गया कंट्रोल और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल किंगडम में कैसे होता है, ह्यूमन में कैसे होता है। तो इसके पहले जो है हम बता भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि ब्रेन की जो यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, उसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं या न्यूरॉन्स कहते हैं। तो इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं, फिर भी शॉर्टली हम बताना चाह रहे हैं कि नर्वस सिस्टम की यूनिट जो होती है नर्व सेल कहलाती है, न्यूरॉन्स कहलाती है और जो है यह एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जैसे पहले हम सेल पढ़ चुके हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बिना जीवन का कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह से जो न्यूरॉन्स होते हैं वह ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे सेल का स्ट्रक्चर है, सेल में प्लांट सेल होते हैं या एनिमल सेल होते हैं। तो सेल प्लांट सेल यदि है तो सेल वॉल पाया जाएगा जो कि सेलुलोज का बना होता है। और एनिमल सेल जो है इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है जो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो सेल के अंदर हम जाएंगे तो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कुछ का द्रव्य बोलते हैं, और इसके सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। तो उसी तरह से नर्वस सिस्टम की यूनिट जो होती है न्यूरॉन होती है, ये नर्व सेल की बनी होती है। इस तरह से इसमें भी मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, इसे न्यूरिलेमा कहते हैं।
और इसमें जो फ्लूइड पाया जाता है साइटोप्लाज्म की तरह से इसे न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। तो इसके जो मेन पार्ट होते हैं सेल बॉडी, कोशिका काय बोलते हैं, ध्रुव काय को डेंड्राइट्स कहते हैं, और लास्ट जो पार्ट होता है उसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तो तंत्रिका की कोशिका सेल बॉडी जो होता है जो एनिमल सेल के समान होता है, और जिस तरह से साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, उसी तरह से इसमें भी तंत्रिका कोशिका के काय से यानी कि लंबे लंबे महीन रेशे निकलते हैं जो नर्व फाइबर कहलाते हैं। इसमें डेंड्राइट्स होती हैं, कोशिका काय पर लंबा एक्सान पाया जाता है। तंत्रिकाक्ष डेंड्राइट से होते हुए माइलिनेटेड सीथ इसमें पाई जाती है जो इंसुलेशन का काम करती है। जो भी नर्व इम्पल्स होती है उसका लीकेज नहीं होना चाहिए। तो माइलिन सीथ जो होती है वह इम्पल्स को टारगेट प्लेस तक पहुंचाती है। जिस तरह से इलेक्ट्रिकल वायर होता है उसके अंदर मेटल्स कॉपर या एल्यूमिनियम जो भी होते हैं कंडक्टर का काम करते हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें जाती है, उसको कवर करने के लिए जो प्लास्टिक लगाया जाता है नॉन इंसुलेटर का काम करता है। उसी तरह से नर्व सेल में माइलिन सीथ जो होती है वह हमारे इम्पल्स को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। और यह माइलिनेटेड सीथ वसा और प्रोटीन का बना होता है। स्पष्ट है कि जो डेंड्राइट्स होती हैं और एक्सान दोनों मिलकर के तंत्रिका कोशिका काय से निकलते हैं। तो इसमें हो गया सूचनाएं जो होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं एक तंत्र से दूसरे तंत्र में प्रेषित करती हैं। तंत्रिका आवेग केवल वैद्युत आवेगों के रूप में होते हैं। डेंड्राइट्स ग्राहियों और तंत्रिका आवेगों सूचनाओं को ग्रहण ये करते हैं। तो वे आवेगों को सेल बॉडी से आगे बढ़ाती हैं और एक्सान तक आगे निकलती हैं। तंत्रिकाक्ष जो होती है आवेग या सूचना को सिनेप्स नामक जंक्शन से जोड़ती है और इस तरह से तंत्रिका कोशिका का इम्पल्स आगे बढ़ता रहता है। तो पहले बता चुके हैं कि 3 तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, संवेदी न्यूरॉन्स बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, और संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है इसे मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं, और रिले न्यूरॉन्स कहते हैं जो एनालाइज करती हैं। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि संवेदी न्यूरॉन्स जो होती है वे आवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं या स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कार्ड में सूचनाओं को ले जाती हैं और ब्रेन में ले जाती हैं। दूसरा जो होता है प्रेरक कोशिकाएं होती हैं, मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये जो है इम्पल्स को स्पाइनल कार्ड से जो मसल्स तक पहुंचाती हैं, ठीक है। इसी तरह से रिले न्यूरॉन्स होता है वह स्पाइनल कार्ड्स में पाई जाती है और एसोसिएटेड न्यूरॉन्स भी कहते हैं, और एक दूसरे से कड़ी का काम करती है, सूचनाओं को एनालाइज करके इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। तो इसमें जो है हमको सिनेप्स के बारे में जानना चाहिए। तो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के जोड़ी के बीच बहुत छोटा सा स्पेस होता है जिसके पार तंत्रिका आवेग जब एक तंत्रिका कोशिका से अगली कोशिका को जाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है जिसे सिनेप्स कहते हैं। मतलब 2 तंत्रिकाओं के बीच में एक छोटा सी स्पेस होता है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है जो कि इम्पल्स को एक दूसरे नर्व सेल तक पहुंचाते हैं। जो स्पेस होता है मिलने की जगह को जो है सिनेप्स कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, और कंट्रोल कोऑर्डिनेटेड का ये 3rd पार्ट है। तो अगले पार्ट में हम जो है मनुष्य के नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और ब्रेन के बारे में, ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन्स के बारे में बताएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग मी। हमारी वीडियो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।